हाँ जी बच्चों, तो कल की क्लास में जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि भाई इंटरनल एड्स में शेड्यूल्स कैसे काम आते हैं लॉ की इंटरप्रिटेशन में। सही बात है। शेड्यूल क्या होते हैं? तो मैंने बताया था शेड्यूल बेसिकली एक लिस्ट होती है जो एक्ट के एंड में अटैच होती है। आज अगर आपको कोई भी मैटर डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो एक्ट के एंड में शेड्यूल बनाए जाते हैं और शेड्यूल के अंदर उस मैटर को एक्सप्लेन किया जाता है। अब सवाल उठता है क्या शेड्यूल लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा या नहीं आएगा? देखेंगे काम आएगा नहीं आएगा। पहले शेड्यूल का मतलब लिखो। शेड्यूल रेफर्स टू अ लिस्ट, शेड्यूल रेफर्स टू अ लिस्ट attached at the end of the act. Schedule refers to a list attached at the end of the act. Schedule refers to a list attached at the end of the act. Attached at the end of the act, which is used to describe, which is used to describe any matter in detail, which is used to describe any matter in detail, which is used to describe any matter in detail. लिख लिया बेटा? अच्छा, अब बेटा सवाल ये उठता है क्या शेड्यूल लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया देखो एक चीज समझो, शेड्यूल अपने आप में एक लॉ है। सर एक चीज समझो, शेड्यूल अपने आप में उतना बड़ा लॉ है जितना बड़ा लॉ एक्ट का कोई दूसरा सेक्शन है। एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो बोले जितने बड़े अपने आप में सेक्शंस है, मतलब जितनी वैल्यू सेक्शंस की है उतनी ही वैल्यू शेड्यूल की है। आप ये मत सोचना कि शेड्यूल की वैल्यू कम है या सेक्शन की वैल्यू ज्यादा है। बोले सबकी वैल्यू बराबर है। शेड्यूल अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ होता है, तो बोले डेफिनेटली शेड्यूल तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा ही आएगा। बोले डेफिनेटली शेड्यूल तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा, ध्यान ये रखना है बेटा कि अगर शेड्यूल में और सेक्शन में मान लो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इनकंसिस्टेंसी आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, फिर बताओ किसकी बात मानोगे, सेक्शन की या शेड्यूल की? लॉ बोला किसी की भी नहीं मानेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ, लॉ बोला हाँ, अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है, अगर बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं, तो बोले जहां आपको ये लग रहा है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, बोले जहां आपको लग रहा है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, वहां पे फिर आप ये कर सकते हो कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ना करके, क्या नहीं करके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं करके, फिर वहां पर आप एक काम करो, सेक्शन को प्रिवेल करा देना ओवर द शेड्यूल। बोलो आया? मतलब आपसे कोई पूछे क्या शेड्यूल लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा, तो आपको बोलना है यस, शेड्यूल तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा ही आएगा। शेड्यूल अपने आप में उतना ही बड़ा लॉ है जितना बड़ा लॉ सेक्शन होता है। तो बोले अगर शेड्यूल में और सेक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कराओ, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होता है, then section will prevail over the schedule. बोलो आया? Schedules are appended at the end of an act. Schedule contain the details. Schedule contain the details with respect to a particular subject matter. बोले schedule act का ही part है। A schedule is considered as a part of the act. Clear है? और देखो अब ये वाली लाइन बोल रही है कि शेड्यूल की उतनी वैल्यू होती है जितनी वैल्यू एक्ट के किसी दूसरे पार्ट की होती है, सेक्शंस की होती है। अ शेड्यूल इज गिवन एज मच फोर्स यानी एज मच वैल्यू एज इज गिवन टू एनी प्रोविजन कंटेंट इन अ सेक्शन। बोलो आया? चलिए, इसके बाद आता है यूज ऑफ शेड्यूल इन इंटरप्रिटेशन। बोल रहा है शेड्यूल और एक्ट हमेशा साथ पढ़े जाते हैं। The schedule and the act must be read together. Schedule law में ambiguity को दूर करता है। A schedule may be referred to remove any ambiguity in law. ठीक है, अब वो बोल रहा है where, अब यहां से थोड़ा लैंग्वेज हार्ड है, मैं सिंपल टर्म्स में लिखा दे रहा हूं। where there is inconsistency between schedule, where there is
inconsistency between schedule where there is any inconsistency between schedule where there is any inconsistency between schedule and any section of the act and any section of the act and any section of the act and any section of the act, then harmonious construction should be adopted. 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 Full stop लगा के लिखना. However, if it is not possible to harmonize, however, if it is not possible to harmonize, however, if it is not possible to harmonize, then section will prevail, then section will prevail over the schedule. Then section will prevail over the schedule. क्लियर है क्या बेटा? आया सभी बच्चों को? नहीं आया? यहाँ पे आके मेरी तरफ से खत्म होता है शेड्यूल. तो यहाँ पे आके बेटा हमारी सारी इंटरनल एड्स खत्म होती हैं जो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आती हैं. अब बेटा हम लोग आते हैं एक्सटर्नल एड्स पे. बेटा एक्सटर्नल एड्स उन चीजों को बोलते हैं जो लॉ का पार्ट नहीं है, जो लॉ का पार्ट नहीं है लेकिन वो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आती है. जैसे इंटरनल एड्स में क्या आया? टाइटल आया, प्रीएम्बल आया, हेडिंग्स ऑफ चैप्टर आई, मार्जिनल नोट्स आए, डेफिनेशनल क्लॉज आया, प्रोविजो आया, एक्सप्लेनेशन आया, शेड्यूल आया और रीड द टेक्स्ट एज अ होल. 10 पॉइंट आई है टोटल. ये सारी चीजें बेटा एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं. ये सब चीजें बेटा एक्ट का पार्ट है और ये एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने में काम आती हैं. लेकिन बेटा एक्सटर्नल एड्स उन चीजों को बोलते हैं जो एक्ट के अंदर नहीं लिखी हुई हैं, जो एक्ट का पार्ट ही नहीं है लेकिन वो एक्ट के इंटरप्रिटेशन में काम आती हैं. देखो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली एक्सटर्नल एड्स, ज्यादातर एक्सटर्नल एड, नॉट विद ऑल, ज्यादातर एक्सटर्नल एड्स क्या रोल प्ले करती हैं? ज्यादातर एक्सटर्नल एड्स आपको एक्ट का ऑब्जेक्ट, एक्ट का पर्पस समझने में मदद करती हैं और उस ऑब्जेक्ट को, पर्पस को समझ के आप एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो. बोलो आया? अब एक्सटर्नल एड्स में सबसे मेन तो है रेफरेंस केसेस. जितने भी हम लॉ में क्या पढ़ते हैं? रेफरेंस केसेस पढ़ते हैं. वो सब एक्सटर्नल एड्स है. डिक्शनरी एक्सटर्नल एड है. उसके अलावा एक पॉइंट अदर एक्ट्स का है, वो एक्सटर्नल एड है. और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द एक्ट है. तो ये सारी एक्सटर्नल एड्स हैं. 4 हैं बेसिकली जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है. करें स्टार्ट. एक्सटर्नल एड्स इन interpretation of statutes. External aids are those which are external to the text of the statute. बोले वो statute के text के बाहर है, statute के text में नहीं लिखी. लेकिन external aids are also helpful in interpretation of statute. और mainly external aids किस में help करती है? Mainly act का object या scope समझने में. However, the external aids can be used for the limited purpose of finding out क्या? The intention of the legislature. और external aid तब काम आएंगी जब literal meaning clear नहीं है. And that too only if the words in the act are not clear. बोलो आया? सर एग्जाम में meaning of external aids भी पूछ सकता है. आप ये मत सोचिएगा कि पेपर के अंदर सिर्फ ये इनमें से कोई external aids में क्वेश्चन आएगा. सर एक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो तो ठीक है लेकिन एट द सेम टाइम एग्जाम में आपसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एड्स या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सटर्नल एड्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है. इसलिए जब इंटरनल एड्स हमने लिखा था
तो मैंने इंटरनल एड्स का मीनिंग आपको अलग से लिखा दिया था और एक्सटर्नल एड्स का भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है क्या? अब सर सबसे पहली एक्सटर्नल एड आती है हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या होती है बेटा? जब भी कोई एक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो हर एक्ट के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। हिस्ट्री मतलब जैसे आज नॉर्मली एक्ट जब बनता है तो कोई ना कोई कमेटी बैठती है एक्ट को बनाने के लिए। जैसे आज जीएसटी लॉ बना तो जीएसटी लॉ बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल बैठी, जीएसटी काउंसिल ने बनाया, ठीक है। कंपनीज एक्ट 13 बना था, कंपनीज एक्ट 13, तो कुमार मंगलम बिरला कमेटी बैठी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला, हु इज द फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। सो उसकी चेयरमैनशिप में कमेटी बैठी थी, जिसकी कमेटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 को बेटा बनाया गया। तो नॉर्मली हर एक्ट को बनाने के पीछे कमेटी बैठती है। उसके बाद जब एक्ट आता है पार्लियामेंट में तो जो भी बंदा पार्लियामेंट में एक्ट को प्रेजेंट करता है वो एक स्पीच देता है, उसे बोलते हैं स्पीच ऑफ मूवर ऑफ अ बिल। मूवर मतलब जिसने बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसकी स्पीच। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट में पेश किया था सचिन पायलट साहब ने, तो सचिन पायलट साहब की स्पीच है, आज भी यूट्यूब पे है, मैंने कई बार सुनी है, कभी आपका मन हो तो सुनना, मजा आएगा। सर अब हमको तो आता है, आपको नहीं आया, मेरे को पता नहीं। बहुत बढ़िया स्पीच दी थी सचिन पायलट साहब ने, मैं आपको बताता हूं। ये रही, देखिए नीचे लिखा आ रहा है कंपनीज बिल 2000। जो भी है आप देखना कभी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जब भी एक एक्ट आता है बेटा, तो जो भी एक्ट लाता है, जो भी एक्ट पार्लियामेंट में क्या होता है, पेश होता है, पेश होने के टाइम पे एक स्पीच दी जाती है, वो भी पार्लियामेंट की हिस्ट्री है। और भी हिस्ट्री में होता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए थे देश में कि नया एक्ट बनाना पड़ा। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पीछे क्या हालात थे सर? बेसिकली हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, बिजनेस करना मुश्किल था। तो एक नई फिलॉसफी सरकार ने डेवलप की, इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा जाए। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रोपेगेंडा है वो एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट ने फैलाया, बट इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले कि भैया हमारे देश में तो बिजनेस करना हार्ड है और कंपनीज एक्ट 1956 जब तक रहेगा बिजनेस करना हार्ड ही रहेगा। तो सो विद एन आइडिया टू मेक डूइंग बिजनेस इजी, टू सिंप्लीफाई द बिजनेस प्रोसेसेस, एंड स्पेशली कंपनीज एक्ट 2013 केम टू ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस। कंपनीज एक्ट 1956 में सारी फाइलिंग, सारे प्रोसेसेस मैनुअल थे, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 हैज ऑलमोस्ट मेड एवरीथिंग ऑटोमेटेड। सो कई सारे बेसिक आइडियाज थे जिनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया। सो आज कोई भी एक्ट जब आता है तो इस एक्ट के आने के पीछे काफ़ी सारी हिस्ट्री रहती है, काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से वो एक्ट लाया जाता है, उस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस एक्ट के आने के पीछे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस क्या रहे, एक बाकायदा स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, जिसमें बताया जाता है कि हम ये एक्ट ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस क्या रहे, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, क्या कोई कमेटी बैठी थी, क्या कोई स्पीच दी गई थी, ये सब चीज़ें उस एक्ट की हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री आपको एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने में मदद करती है। कैसे करती है? एक बेसिक आइडिया, ऐसे तो हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सब बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी एक्ट की हिस्ट्री पढ़ते हो तो उस एक्ट का स्कोप क्या है, कवरेज एरिया क्या है, उस एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है,
इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्या है ये समझना आसान हो जाता है। तो जब भी कभी एक्ट में कहीं एम्बिग्यूटी आती है या कोई क्लियर मीनिंग नहीं होते हैं, तो वहां पे फिर उस ऑब्जेक्टिव को देख के, पर्पस को देख के, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को देख के, स्कोप ऑफ लेजिस्लेचर को देख के लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसलिए हिस्टोरिकल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियसली ये हिस्टोरिकल सेटिंग एक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, एक्सटर्नल एड बोला जा रहा है। बताइए, थोड़ा बहुत आया समझ में? तो पहला बात तो ये लिखा है हिस्टोरिकल सेटिंग यूज नहीं करनी है अगर लिटरल मीनिंग क्लियर है, ये तो है ही, हर जगह ही लिखा है ये बात। तो हिस्टोरिकल सेटिंग कैन नॉट बी यूज एज एन एड इफ द वर्ड्स आर प्लेन एंड क्लियर। लेकिन बोल रहा है इफ द वर्डिंग्स ऑफ अ स्टैट्यूट इज, अगर आपको लग रहा है स्टैट्यूट की जो वर्डिंग है वो एम्बिग्यूअस है, द हिस्टोरिकल सेटिंग में बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। अब हिस्टोरिकल सेटिंग वुड कवर द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें कवर होती है? एक तो इसमें कवर्ड होता है बेटा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। हाँ जी, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। देखो सबसे पहले तो है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मतलब एक्ट कैसे बना, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मींस द प्रोसेस बाय विच एन एक्ट इज एनेक्टेड। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मतलब लोकसभा में पास होना, राज्यसभा में पास होना, प्रेसिडेंट के साइन होना, लोकसभा में एक्ट पे क्या डिस्कशन हुए, राज्यसभा में क्या डिस्कशन हुए, ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री होती है। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मींस द प्रोसेस बाय विच एन एक्ट इज एनेक्टेड। दिस इंक्लूड्स कॉन्सेप्शन ऑफ आइडिया, मतलब एक्ट के बारे में सोचना, एक्ट बनाना, ड्राफ्टिंग ऑफ बिल, एक्ट पे डिबेट्स करना, एक्ट में अमेंडमेंट्स करना, सब आ गया। इसमें मेन चीजें क्या है, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। एक तो जब बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो क्या स्पीच दी गई, स्पीच ऑफ अ मूवर ऑफ अ बिल एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज रेलिवेंट एज इट एक्सप्लेन्स क्या, रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। नेक्स्ट, सर कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में जाने से पहले कैबिनेट के पास जाता है। कैबिनेट समझते हो भाई, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे एक पूरे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं। तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के सामने जो पेपर्स प्रेजेंट किए गए वो याद रखना पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, तो उनको कभी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में यूज किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर एक तो पब्लिक में आके बोलेगा हम एक्ट क्यों ला रहे हैं, और फिर प्राइवेट में अपने कैबिनेट को भी बताएगा कि हम एक्ट क्यों ला रहे हैं। तो उसने अपने प्राइवेट में अपने कैबिनेट को क्या बताया, दैट इज नेवर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पेपर्स प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट विच टुक द डिसीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आर नॉट रेलिवेंट, क्योंकि ये पब्लिक नहीं किए जाते, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, सिंस दीज पेपर्स आर नॉट प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। क्लियर है क्या? और जो अमेंडमेंट्स किए गए, अमेंडमेंट्स कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ बिल आर रेलिवेंट इन अराइविंग एट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। बोलो आया? नारायण क्या आपके साथ कोई दिक्कत है क्या भाई? सर अभी इतना बड़ा बीच में ब्रेक था, मेरे को चीज ही नहीं समझ में आती है। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, आज इतना टेक्निकल टॉपिक चल रहा है, आपको मजाक लग रही है। सर मतलब आपको नहीं पढ़ना मत आओ यार। आप मेरे को बोलोगे सर 15-20 मिनट के ब्रेक में आप वॉशरूम नहीं जा पाए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और आप कहोगे अनदर 15 मिनट्स में आ गई तो गेट योरसेल्फ चेक्ड यार, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट वही क्या हिस्ट्री रही, मार्केट के क्या सिनारियो थे, बिजनेस का क्या सिनारियो था, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आते हैं इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। द हिस्ट्री ऑफ, देखो आ गया ना, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ स्टैट्यूट। और मैंने बताया कंपनीज एक्ट का एक्सटर्नल सर्कमस्टांस क्या था, बिजनेस करना मुश्किल हो गया था और सारे प्रोसेसेस मैनुअल थे,
तो इन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 आया, दैट इज हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 13, और हम उसी की बात करेंगे ना, हम तो वो पढ़ ही रहे हैं। अब इनकम टैक्स की तो देखो मुझे खुद ही को नहीं पता, 1961 में बना था, तब हम पैदा हुए नहीं थे, तब तो मेरे फादर ही नहीं पैदा हुए, तो मैं कहाँ से होता, ठीक है। 1961 इज लाइक कितनी पुरानी बात हो गई, सोचो आप, आपके पेरेंट्स नहीं पैदा हुए होंगे, तो उसकी हिस्ट्री तो हमको भी क्या पता क्या थी, उसकी हिस्ट्री तो हमको भी क्या पता क्या थी, समझ रहे हो। तो हमको जो हिस्ट्री पता होती है वो करंट हिस्ट्री पता होती है। तो भैया आज जितने भी न्यू एक्ट्स हैं, चाहे कंपनीज एक्ट 13 हो, चाहे जीएसटी, अब जीएसटी की हिस्ट्री भी मैंने आपको पूरी बताई है, हमने तो पूरा जेनेसिस ऑफ जीएसटी पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो दैट इज हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आप समझो तो। द हिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू एनैक्टमेंट ऑफ स्टैट्यूट इज ऑफ मच सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ एनैक्टमेंट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। सर एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें एक्ट के लाने का ऑब्जेक्ट यानी पर्पस और स्कोप, कवरेज एरिया पूरा डिस्क्राइब होता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ के इंटरप्रिटेशन में, ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में बी यूज फॉर द क्या लिमिटेड पर्पसेस का ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड एंड स्टेट ऑफ अफेयर, जिसकी वजह से एक्ट आया, दैट लेड टू द एनैक्टमेंट ऑफ स्टैट्यूट। क्लियर है क्या? बस ज्यादा मत करो। और एक रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, जब भी कोई एक्ट लाया जाता है हमारे देश में एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है, तो उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी कंसिडर करना चाहिए लॉ के इंटरप्रिटेशन करते वक्त। जैसे जीएसटी काउंसिल की रिपोर्ट या कुमार मंगलम बिरला कमेटी की रिपोर्ट फॉर कंपनीज एक्ट 13, रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी विच examine the bill and made recommendations to the legislature may be referred to decide the legislative intent। बोलिए आया क्या? वेरी गुड। तो एक तो ये एक्सटर्नल एड हो गई, उसके बाद एक आती है बेटा डिक्शनरी डेफिनेशन। अब इसमें एक कहानी है, समझना। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, जब भी हम किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब भी हम किसी लॉ का क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो क्या डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं किसी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए? तो लॉ ने बोला 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, बोले आपको जिस वर्ड का मीनिंग चाहिए पहले देखो उसकी कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है क्या। अगर बोले स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, अगर बोले स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है तो फिर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ही यूज होगी। फिर आगे बोला अगर किसी वर्ड की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है तो फिर ये देखो उस वर्ड की कोई जुडिशियल डेफिनेशन है क्या। जुडिशियल मतलब कोर्ट ने कोई डेफिनेशन दी है क्या। जैसे आज आप सबने हाउस प्रॉपर्टी एक्ट नहीं पढ़ा है पर कईयों ने पढ़ा भी है। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखा रखी है, आप देखना जाके। हाउस प्रॉपर्टी की जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में आई हुई है, वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं गिवन है। तो लॉ बोला पहले किसी वर्ड की अगर लीगल डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है तो वो देखो। लीगल डेफिनेशन नहीं है तो उस वर्ड की हो सकता है कोर्ट ने कोई डेफिनेशन दे रखी है, उसे जुडिशियल डेफिनेशन बोलेंगे, तो बोले जुडिशियल डेफिनेशन देखो। और बोले अगर वर्ड की लीगल डेफिनेशन भी नहीं है और जुडिशियल डेफिनेशन भी नहीं है, तब आपको उस वर्ड की क्या देखनी है, तब जाके उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन देखनी है। और फिर बोले डिक्शनरी में भी एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो आप ये देखिए कि एक जो डिक्शनरी में वर्ड के मल्टीपल मीनिंग है उसमें से मोस्ट सुटेबल मीनिंग कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए। और कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए जो मोस्ट सुटेबल मीनिंग है वो आपको लेना है। मतलब प्रोसेस ये हो गया, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है तो वही देखेंगे, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है तो जुडिशियल डेफिनेशन देखेंगे, और स्टैट्यूटरी डेफिनेशन भी नहीं है, जुडिशियल डेफिनेशन भी नहीं है, फिर डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे। बोलिए आया? पढ़िए स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। फर्स्टली पहले यही यूज होगी, द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस डिफाइंड इन अ statute are referred to for the purpose of construing the meaning of a word. Judicial decisions defining the meaning of the word may be referred to. Judicial decision भी कब refer होंगे? If there is no statutory definition of that word, या वो definition ambiguous है, या definition given in the act is ambiguous। और उसके बाद डिक्शनरी डेफिनेशन, पहले इसमें एरो लगा के लिखो। Dictionary definitions can be used.
Dictionary definitions can be used. Dictionary definitions can be used only if dictionary definitions can be used only if there is no statutory or judicial definition. Only if there is no statutory or judicial definition. Only if there is no statutory or judicial definition. Only if there is no statutory or judicial definition. यहां तक क्लियर है क्या? चलो कोई नहीं बेटा, उधर से बंद कर दो सेकंड स्विच, ये विंटर सीजन में थोड़ी प्रॉब्लम ही आती है। यहां तक क्लियर है? अब सर क्या डिक्शनरी डेफिनेशन लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगी? रीड करो। सबसे पहले दिखा है ऑर्डिनरी वर्ड्स, क्या लिखा है पढ़ो। डिक्शनरीज में बी रेफर्ड टू, अभी हाईलाइट कुछ नहीं कर रहे हैं हम, है ना। डिक्शनरीज में बी रेफर्ड टू, क्यों रेफर होंगी? टू फाइंड आउट द जनरल सेंस, मतलब जनरल मीनिंग उस वर्ड का, जनरल सेंस इन विच अ वर्ड इज कॉमनली अंडरस्टूड। और अब यहां से हाईलाइट होगा, अब डिक्शनरी में तो एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होंगे, तो बोले जो मोस्ट सूटेबल मीनिंग होगा, जो मोस्ट सूटेबल मीनिंग होगा वो हमको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। और मोस्ट सूटेबल मीनिंग कैसे सेलेक्ट होगा? कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए। तो इन सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ सेवरल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, क्या देखना पड़ेगा? द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब लिख लो ऊपर, सिचुएशन। द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द एक्ट शैल बी कंसिडर्ड। क्लियर है क्या? बस। नेक्स्ट आता है बेटा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स मतलब हो गया कोर्ट के डिसीजंस। क्या कोर्ट के डिसीजंस लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएंगे? तो ये आप सबको पता है कि डेफिनेटली कोर्ट के डिसीजंस तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आते ही आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बात आपको सबको डेफिनेटली पता है कि कोर्ट के डिसीजंस तो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएंगे ही आएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेटा कोर्ट के डिसीजंस, किसके? कोर्ट के डिसीजंस लॉ की इंटरप्रिटेशन में काम आएंगे तो उसमें इंडियन कोर्ट्स के आएंगे या फॉरेन कोर्ट्स के आएंगे? तो लॉ बोला अगर कोई मैटर पे इंडियन कोर्ट का डिसीजन है तो इंडियन कोर्ट का डिसीजन काम आएगा। बोले अगर किसी मैटर पे इंडियन कोर्ट का डिसीजन नहीं है तो आप फॉरेन कोर्ट के डिसीजंस भी यूज कर सकते हो। लेकिन बोले फॉरेन कोर्ट के डिसीजंस भी तब यूज होंगे जब दो कंडीशन पूरी हो। पहला, जिस लॉ पे इंडिया में डिसीजन यूज करना है उसी लॉ पे फॉरेन कोर्ट का डिसीजन आया हो। मतलब अगर आपको इंडिया में कंपनीज एक्ट पे कोई फॉरेन कोर्ट का डिसीजन यूज करना है तो फॉरेन कोर्ट का डिसीजन भी फॉरेन के कंपनीज एक्ट का ही हो। ये नहीं कि फॉरेन के नेगोशिएबल एक्ट का डिसीजन आप इंडिया के कंपनीज एक्ट में यूज कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। अगर फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ किसी मैटर पे सेम है, और सिर्फ एक्ट सेम होना जरूरी नहीं है, एक्ट का प्रोविजन भी सेम होना जरूरी है, एक्ट का प्रोविजन भी सेम होना जरूरी है। आज सपोज करो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का है। अब उनके यहां का अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और हमारे यहां का अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है, फिर जाके आप फॉरेन कोर्ट का डिसीजन इंडिया में यूज कर सकते हो। मतलब एक तो इंडिया का लॉ और फॉरेन का लॉ सेम होना चाहिए अगर फॉरेन कोर्ट का डिसीजन यूज करना है, और दूसरा सबसे जरूरी बात, उनका और हमारा सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस सेम होना चाहिए। क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब लीगल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कंपनीज एक्ट की एक सेपरेट कोर्ट है एनसीएलटी, तो यही एक सेपरेट ज्यूरिस्प्रूडेंस, यही सेम लीगल स्ट्रक्चर उनकी देश में भी होना चाहिए। सर एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, दो कंट्रीज का सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस सेम होना या लॉ सेम होना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इंडिया के केस में ऐसा होता है विद यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन लॉ इज बेस्ड ऑन
यूनाइटेड किंगडम लॉ। इसलिए मोस्टली जब हम इंडियन लॉ पढ़ते हैं तो फॉरेन कोर्ट के जो डिसीजंस यूज हो रहे हैं दोज आर ओनली इंग्लिश लॉ के फॉरेन कोर्ट के डिसीजन, दैट्स इट। बाकी आप सोचो कि यूएसए के यूज हो रहे होंगे या रशिया के यूज हो रहे होंगे या चाइना के यूज हो रहे होंगे, सवाल ही नहीं उठता। आज आपने फाउंडेशन में भी बहुत सारे डिसाइडेड केसेस पढ़े हैं और इंटर में भी पढ़े हैं जो बाहर की कोर्ट्स के हैं, जैसे एक सैलमन वर्सेस सैलमन ही है, बाहर की कोर्ट का डिसीजन है पर वो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश कोर्ट का है, क्योंकि हमारा और उनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। और हमारा और उनके यहाँ का कंपनीज एक्ट भी काफी कुछ सेम है, क्योंकि दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। सो आपको यही सीखना है कि इंडियन फॉरेन कोर्ट के डिसीजन तभी यूज होंगे जब पहली चीज तो उनका फॉरेन लॉ और इंडिया का लॉ सेम हो, और दूसरा हमारा सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी सेम। और ये बात और याद रखो कि फॉरेन कोर्ट के डिसीजन का नंबर तभी आएगा जब किसी मैटर पे इंडियन कोर्ट का डिसीजन नहीं है। इंडियन कोर्ट का डिसीजन है तो फिर फॉरेन कोर्ट के डिसीजंस को यूज करने का सवाल ही नहीं उठता। बोलो आया? रीड करेंगे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। जुडिशियल प्रोनाउंस के ब्रैकेट में लिखेंगे डिसीजंस ऑफ कोर्ट। लिख लिया आपने डिसीजंस ऑफ कोर्ट? रेफरेंस टू एनेक्टमेंट माने लॉ। प्राइम इंपॉर्टेंस इज ऑलवेज गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टैट्यूट। बोले प्राइम इंपॉर्टेंस तो इंडियन स्टैट्यूट के लैंग्वेज की है, ठीक है। अब वो यही बोलेगा कि अगर लिटरल मीनिंग क्लियर है तो फिर कोई कोर्ट के डिसीजन रेफर करने की कोई नीड ही नहीं है, और जरूरत भी क्या है ना। तो इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर एंड केपेबल ऑफ वन मीनिंग ओनली, रेफरेंस टू एनी लीगल डिसीजन बिकम्स अननेसेसरी। ये पूरा हाईलाइट हो गया हमारा, ये पूरा हाईलाइट हो गया हमारा, हो गया बेटा हाईलाइट। आगे देखिए क्या लिखा है, रेफरेंस टू इंडियन डिसीजन। देखो यहां क्लियर लिखा है, वेयर एन इंडियन डिसीजन इज अवेलेबल ऑन अ सब्जेक्ट। बोले किसी सब्जेक्ट पे क्या अवेलेबल है? इंडियन डिसीजन। तो बोले रेफरेंस टू फॉरेन डिसीजंस बिकम अननेसेसरी। फिर बोले फॉरेन डिसीजन को रेफर करने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर आ रहा है रेफरेंस टू फॉरेन डिसीजन, सब हाईलाइट होता हुआ चल रहा है ना जितना हम पढ़ रहे हैं। फॉरेन डिसीजंस में भी legitimately used for construing our acts provided दो कंडीशन है। such foreign country also follows the same system of jurisprudence as ours। बताई थी ये बात? jurisprudence के ऊपर लिख लेना लीगल स्ट्रक्चर, jurisprudence के ऊपर लिख लेना लीगल स्ट्रक्चर। लिखा बेटा? और दूसरी कंडीशन क्या है? the foreign decision has been given on same laws as ours। यानी ब्रैकेट में लिखो foreign law and Indian laws should be same on the subject matter। Foreign law and Indian law should be same on the subject matter। Foreign law and Indian law should be same on the subject matter। Foreign law and Indian law should be same on the subject matter। Foreign law and Indian law should be same on the subject matter। आ गया? सब्जेक्ट मैटर पे फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ क्या होने चाहिए? सेम। खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब आओ ऊपर लौटकर, अब सर एक टॉपिक आता है, थर्ड पॉइंट है पेज नंबर 14.24 से। सर सवाल ये उठता है क्या एक एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए कोई दूसरे एक्ट यूज हो सकते हैं? सोचो हुए तो वो एक्सटर्नल आईडी ना। आज मान लो मैं कंपनीज एक्ट को रेफर करने के लिए यूज कर रहा हूं सेबी एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के लिए तो सेबी एक्ट एक्सटर्नल ही है। कंपनीज एक्ट के लिए तो सेबी एक्ट एक्सटर्नल ही है कि नहीं है? तो क्या एक्सटर्नल एक्ट्स काम आएंगी क्या लॉ के इंटरप्रिटेशन में? तो देखो इसमें अलग अलग पॉइंट्स है, पहले ए पॉइंट पढ़ लो। अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय लेटर एक्ट। सर देखो अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, मान लो एक ओल्ड एक्ट हट गया और नया एक्ट आ गया। ओल्ड एक्ट में कोई एम्बिग्यूटी थी, वो नए एक्ट में क्लियर कर दी गई, नए एक्ट में। तो बोले ओल्ड एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए न्यू एक्ट यूज कर सकते हो, पुराने का इंटरप्रिटेशन करने के लिए नया वाला काम आ रहा है। अब बच्चे बोलेंगे पुराने का इंटरप्रिटेशन करना ही क्यों है? करना पड़ सकता है। सर जो एक्ट उस डेट से पहले हो गई थी, जिस डेट से पहले
नया एक्ट आया, तो उस डेट से पहले की एक्ट्स पे तो हमेशा ओल्ड एक्ट ही लगेगा, लॉजिकल बात है। तो बोले मान लो ओल्ड एक्ट हटा, ओल्ड एक्ट की जगह न्यू एक्ट आया। ओल्ड एक्ट में कोई एम्बिग्यूटी थी, वो एम्बिग्यूटी न्यू एक्ट में ठीक कर दी गई। तो बोले फिर ओल्ड एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए न्यू एक्ट यूज किया जा सकता है। और उसके लिए सोचो, ओल्ड एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ओल्ड एक्ट के लिए जो न्यू एक्ट है वो क्या हो गई, एक एक्सटर्नल एड हो गई। बोलिए आया? तो ए पॉइंट पढ़ेंगे, अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय लेटर एक्ट। अर्लियर एक्ट के ऊपर लिख लो ओल्ड एक्ट, और लेटर एक्ट के ऊपर लिख लो न्यू एक्ट। क्या लिखा हुआ है पढ़ना? वेयर एन ओल्ड एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एक्ट। ओल्ड एक्ट की जगह बेटा क्या आ गया, न्यू एक्ट। तो वेयर एन ओल्ड एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एक्ट, द लेटर एक्ट, लेटर एक्ट यानी न्यू एक्ट, लिख लो लेटर एक्ट यानी न्यू एक्ट, मे बी यूज टू इंटरप्रेट द अर्लियर यानी ओल्ड एक्ट। लेकिन कंडीशन है कि दोनों एक्ट सिमिलर हो। सर आप दोनों बाहर चले जाइए प्लीज, खड़े होकर, कुणाल और आप। सर प्लीज हट जाइए, इसको जगह दे दीजिए। वेयर एन ओल्ड एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू एक्ट, द न्यू एक्ट मे बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द ओल्ड एक्ट। कब? ओनली इफ बोथ द एक्ट्स आर ऑन द सेम लाइंस, दोनों एक्ट सेम लाइंस पे हो, एंड जो अर्लियर एक्ट है वो एम्बिग्यूअस हो, एंड अ पार्ट ऑफ अर्लियर एक्ट इज एम्बिग्यूअस। इसको बेटा हाईलाइट कर लीजिएगा पूरे को। नेक्स्ट आता है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट्स। सर मिला? सर कई बार दो एक्ट इस तरह बनाए जाते हैं कि दे आर मेंट टू बी रेड टुगेदर, दे आर सर वो है अलग अलग पर बने एक दूसरे के लिए ही हैं, वो है अलग अलग पर बने एक दूसरे के लिए ही है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। दोनों ये मान के इंटरप्रेट होंगे कि वो एक एक्ट में लिखे हुए हैं, ये मान के इंटरप्रेट ही नहीं होंगे कि वो अलग एक्ट में लिखे हुए हैं। बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, द कस्टम ड्यूटी एक्ट एंड द कस्टम, एक तो कस्टम ड्यूटी एक्ट है और एक बना हुआ है द कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम ड्यूटी एक्ट में कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, और कस्टम टैरिफ एक्ट में कस्टम ड्यूटीज की रेट है। अब एक बात बताओ, ड्यूटी का कैलकुलेशन एक एक्ट में, रेट दूसरे एक्ट में। रेट कैलकुलेशन प्रोसेस के बिना बेकार है और कैलकुलेशन प्रोसेस रेट के बिना बेकार है। तो हालांकि ये दोनों अलग अलग एक्ट हैं, पर ये मानते हुए पढ़े जाएंगे कि ये सिंगल कंपोजिट एक्ट है एंड दे विल ऑलवेज बी रेड टुगेदर। बोलिए आया? कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट्स, इसमें लिखो फॉर एग्जांपल द कस्टम ड्यूटी एक्ट, द कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962, द कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। लिख लिया? ये दोनों एक्ट बेस्ट एग्जांपल है इसका, जो मैंने आपको बी पॉइंट अभी पढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट्स। ठीक है, मैं आपको बोल चुका हूं, कोई काम ही नहीं है मेड अप एग्जाम्पल का। ये ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल लाइव हैं, आपके आंखों के सामने इनके हजारों एग्जाम्पल अवेलेबल है। पढ़िए, इफ टू एक्ट्स आर टू बी रेड टुगेदर, बोले वो पढ़े ही साथ में जाने। इफ टू एक्ट्स आर टू बी रेड टुगेदर, बोले वो पढ़े ही साथ में जाने। देन एवरी पार्ट ऑफ ईच एक्ट
हैज टू बी कंस्ट्रूड, क्या ये मानते हुए कंस्ट्रूड होगा कि वो एक्ट ही सेम है, सेम एक्ट है, अलग अलग एक्ट ही नहीं है, एज इफ कंटेंट इन वन कंपोजिट है। क्लियर है? और ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इन दोनों एक्ट्स में कंट्रोवर्सी आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो किसकी बात मानेंगे? जो एक्ट बाद में बनाए वो पहले वाले को ओवरराइड करेगा। यानी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 will override Custom Act 1962. However, if there is some clear discrepancy, then the later act in point of time would modify the earlier act. पूरा हाईलाइट हो गया होगा बेटा, ये क्लियर है? सी पॉइंट है, सी पॉइंट है सर, कई बार लॉ के अंदर ही ऐसा होता है कि एक एक्ट दूसरे एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड रहता है। आज आप कंपनीज एक्ट पढ़ो, कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज की क्या डेफिनेशन है पता है? कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है, वो बोलता है सिक्योरिटीज मींस सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। मतलब कंपनीज एक्ट सिक्योरिटीज को डिफाइन ही नहीं करता, कंपनीज एक्ट तो खुद बोल रहा है कि सिक्योरिटीज का मतलब वो माना जाएगा जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। किसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है? कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज एक्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट काम आएगा ही आएगा, पूरा नहीं काम आएगा, जो पार्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है वही काम आएगा। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में सिर्फ सिक्योरिटीज की डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट की गई है, तो वो काम आ जाएगी। बोलो आया क्या? तो देखो पढ़ना, ये इसका एग्जांपल लिखा भी दूंगा जो मैंने बोला, पहले पढ़ लो। वेयर आ सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट, सोचो सिंगल सेक्शन कौन सा हो गया? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, कौन से एक्ट की? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की, is or incorporated into another act, कंपनीज एक्ट। तो फिर ये मान के चलेंगे कि वो हमारी एक्ट में लिखी हुई है, मतलब फिर हम ये मानेंगे कि वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन सिक्योरिटीज एक्ट में नहीं है बल्कि कंपनीज एक्ट में ही है। इट मस्ट बी रेड इन द सेंस विच इट बोर इन द ओरिजिनल एक्ट। क्लियर है क्या? इसके आगे अब मैं एरो लगा के लिखा रहा हूं, लिख लो। इन सिंपल टर्म्स, वेयर अ पार्ट ऑफ वन एक्ट, इन सिंपल टर्म्स, where a part of one act, in simple terms, where a part of one act has been incorporated, where a part of one act has been incorporated, in another act, has been incorporated in another act, has been incorporated in another act, then they will be interpreted, together। फिर आपको उनको साथ में इंटरप्रेट करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर आपके पास। they will be interpreted together। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट है सर, मान लो एक एक्ट है वो पूरा डिलीट नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट डिलीट हो गया, कुछ पार्ट डिलीट नहीं हुआ। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 73 से लेकर 127 तक के सारे सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिलीटेड है ही नहीं वो सेक्शन, तो वो कहलाएगा एक्ट का रिपील्ड पार्ट। रिपील्ड पार्ट यानी डिलीटेड पार्ट, लेकिन सेक्शन 1 से लेकर 72 तक तो है, तो वो कहलाएगा अनरिपील्ड पार्ट। तो लॉ बोला अगर एक्ट में कोई एम्बिग्यूटी है तो रिपील्ड पार्ट को यूज करके अनरिपील्ड पार्ट की एम्बिग्यूटी को रिमूव किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा। देखो जो पार्ट रिपील्ड हो गया उसका ऑपरेटिव फोर्स खत्म हो चुका है। ऑपरेटिव फोर्स मतलब लीगल फोर्स खत्म हो चुका है, वो लीगली लागू नहीं हो रहा,
उसका ऑपरेटिव फोर्स खत्म हो चुका है, लीगल फोर्स खत्म हो चुका है। जो पार्ट डिलीट हो गया उसका ऑपरेटिव फोर्स, लीगल फोर्स खत्म हो चुका है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया, जो पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये रिकॉल रखना है, अपने मन में ध्यान रखना है कि रिपील्ड पार्ट वैसे तो ऑपरेटिव फोर्स लूज कर चुका है, लेकिन रिपील्ड पार्ट को यूज किया जा सकता है अनरिपील्ड पार्ट की कोई भी एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए। बोलो आया? लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एड का, रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट। वेयर अ पार्ट ऑफ एन एक्ट हैज बीन रिपील्ड इट लूजेस इट्स ऑपरेटिव फोर्स। वो तो सही बात है। नेवरदलेस सच अ repealed part may still be taken into account for construing the unrepealed part. बोलिए आया बेटा? यहां पर आकर हमारी तरफ से खत्म होता है बेटा इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आ गई? अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचता है। आपको हेडिंग दिखेगी, देखिए देख ली, अगली हेडिंग दिखेगी रूल्स ऑफ, ठीक है आप लिख लेना, आपको याद है तो। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेट्स एंड डॉक्यूमेंट दिखा, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए रेफर नोट्स। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन पहले बेटा अभी तक हमने पूरा जितना चैप्टर पढ़ा वो एक्चुअली खत्म हो गया। ये इस चैप्टर का ही दूसरा पार्ट है। अभी तक बेटा हम जो पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कैसे होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कैसे होगा। अब हमें पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सर डीड्स मतलब जैसे मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे डीड का एग्जांपल हो, डीड माने लीगल एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेल डीड, गिफ्ट डीड, परचेज डीड, टाइटल डीड, प्रॉपर्टी डीड, ये सब डीड। डॉक्यूमेंट हो गए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो आज डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे हो। आज मेरे और नव्या के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 25 बातें लिखी हैं, 25 टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन का इंटरप्रिटेशन कैसे हो। या मेरे और इसके बीच में एक टाइटल डीड बनी, या ट्रांसफर डीड बनी, या गिफ्ट डीड बनी, या सेल डीड बनी, या परचेज डीड बनी, या रेंट डीड बनी, या लीज डीड बनी, ये सारे डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनका इंटरप्रिटेशन कैसे हो ये अपने को पढ़ना है। बोलो आया? शीट निकालो बेटा। अच्छा बेटा ऑन करना है, एक बार देखिए। आप लोगों ने अभी तक का काम खत्म कर लिया है इस चैप्टर का? सभी बच्चों ने कर लिया है? वैसे तो मैंने 1 तारीख तक बोला था आपको, 2 तारीख तक बोला था। चलो कोई बात नहीं, पूछ रहा हूं कर लिया क्या? जिन्होंने नहीं किया बस कर लेना, कल मैं चेक करूंगा, है ना। कल तो आपके पास बहुत टाइम था, आपको कल कर लेना चाहिए था। कल आप लोग जल्दी फ्री हो गए, तो यू शुड हैव यूटिलाइज दैट टाइम टू कवर योर बैकलॉग। आप लोग भी सोचे होंगे मजे करें। हाँ सर आप ट्रीट ही ले लो, पढ़ाना छोड़ देते हैं। चलिए निकालिए जल्दी से। अब बेटा बोर्ड पे देख लीजिए, खत्म करेंगे बस। हाँ जी, आपको हेडिंग मिलेगी इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। बेटा जैसे डीड्स की बात करें, हम डीड्स की बात करें तो सेल डीड हो गई, पार्टनरशिप डीड हो गई, या लीज डीड हो गई। हम अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गए कंपनी के,
और भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे एक एफिडेविट हो गया, एक डिक्लेरेशन हो गया, ये सब बेटा क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। तब हमें पढ़ना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे हो। तो सर सबसे पहला ये है कि आप किसी भी डीड या डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन करने जाओ तो दैट शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनेबल मैन। मतलब एक समझदार आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डीड का इंटरप्रिटेशन करना है। एक बंदा बेवकूफ है, माँ बेवकूफ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी किसी भी डीड या डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन नहीं होता। जब भी आपको किसी भी डीड या जब भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन करना है, दैट शुड बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल मैन। दैट शुड बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल मैन। आप ये अज्यूम करते हुए इंटरप्रिटेशन करो कि जैसे आज मेरे और मान लो लक्ष्य के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनी, तो मैंने और लक्ष्य ने मिलकर जब पार्टनरशिप डीड बनाई, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंटरप्रिटेशन करो कि मैं भी समझदार आदमी हूं और अज्यूम कर लो कि लक्ष्य अस्नानी भी समझदार आदमी है। तो दोनों की समझदार आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डीड का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। समझ गए क्या? आज मान लीजिए मेरे और अर्पिता के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनी और अर्पिता मान लीजिए इलिटरेट है, हिंदी में बोले तो गंवार है, तब इस तो जो डीड का इंटरप्रिटेशन होगा हम ये सोच के नहीं करेंगे कि गंवार आदमी कैसे इंटरप्रिटेशन करेगा। आज अर्पिता की जगह अगर कोई रीजनेबल पर्सन होता तो वो इंटरप्रिटेशन कैसे करता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन करना है। पहला पॉइंट यही है, इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनेबल मैन। द फर्स्ट एंड foremost rule is to interpret the deed and document from the point of view of reasonable men. The intention of parties has to be gathered किससे? From the words used in deed or document. बोलो आया? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन ऑफ स्टेटस, स्टेटस से मतलब इंटेलेक्चुअल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, रिच एंड पुअर वाला स्टेटस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। कंसिडर द स्टेटस ऑफ पार्टीज। इन्होंने बोला जिन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई अगर वो कॉमन पब्लिक है तो पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमन पब्लिक होना चाहिए। और जिन लोगों ने डीड बनाई अगर वो टेक्निकल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो फिर इंटरप्रिटेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। सर आज एक नॉर्मल कॉमन मैन ने वर्ड ट्रांसफर लिखा तो उसके लिए ट्रांसफर का मतलब है सेल। लेकिन आज अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वर्ड ट्रांसफर लिखा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वर्ड ट्रांसफर का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा है और उसे पता है कि ट्रांसफर में सेल भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, ट्रांसफर में गिफ्ट भी आता है, उससे पता है ट्रांसफर में कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट भी आता है। तो आज एक प्रोफेशनल के लिए ट्रांसफर का मतलब अलग है और एक कॉमन मैन के लिए ट्रांसफर का मतलब अलग है। तो बोले जो बंदे ने डीड बनाई है, जिन्होंने डीड को या डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है, उनका इंटेलेक्चुअल स्टेटस क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डीड का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। द स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ पार्टीज हु मेड द डीड और डॉक्यूमेंट should be considered while interpreting them, where words have been used by ordinary person। बोले अगर words किसने यूज किए हैं? ordinary person ने, like एक normal man, common man ने, they should be considered accordingly, and where it has been used by trained person, then his viewpoint should be considered। बोलिए आया? अच्छा, गोल्डन रूल फॉर इंटरप्रिटेशन क्या है? गोल्डन रूल इतना सा है, आप पूरी डीड पढ़ लो, रीड द डॉक्यूमेंट एज अ होल, और जिन पार्टीज ने डीड या डॉक्यूमेंट बनाया है उनका इंटेंशन पता लगाओ। एंड अ डीड और डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज। आपने पार्टीज का इंटेंशन देख लिया कि पार्टीज चाह क्या रही हैं, पार्टीज का इंटेंशन देखते हुए आप उस डीड एंड डॉक्यूमेंट का क्या करो? इंटरप्रिटेशन करो। गोल्डन रूल फॉर इंटरप्रिटेशन, द गोल्डन रूल इज टू ascertain the intention of the parties after considering all the words used in a deed. Methodology in applicability of this rule is as under। पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ो, the document is to be read as a whole,
और फिर देखो कि कौन सा वर्ड किस सर्कमस्टांस में किस सिचुएशन में यूज हुआ, उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लो. द सर्कमस्टांसेस इन विच पर्टिकुलर वर्ड्स हैज बीन यूज्ड शुड बी कंसिडर्ड. अच्छा, अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर जैसे अभी हमने लॉब का इंटरप्रिटेशन पढ़ा, तो हमने बोला एक एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए दूसरा एक्ट यूज किया. पर अब सपोज करो मेरे और नव्या के बीच में एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और मेरे और नव्या के बीच में एक लीज डीड भी बनी हुई है. तो लॉ बोला मेरे और नव्या के बीच में जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट या दूसरे डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए पहला डॉक्यूमेंट रेफर किया नहीं जा सकता. बोले डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता कि आप एक डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट यूज करो. बोले डीड्स का इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदर डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी गिवन एनी वेटेज. बोलिए आया? नो वेटेज टू अदर डॉक्यूमेंट्स. बोले फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ वन डीड और डॉक्यूमेंट एनी अदर डीड और डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू डू सो. ठीक है, ये बात हमने कल पढ़ी थी. एक्ट के लिए सेम डीड के लिए लिखी है. याद है हमने लॉ के इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था डिक्शनरी डेफिनेशन में कि एक वर्ड का मीनिंग थ्रू आउट द एक्ट सेम रहेगा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज. सेम चीज डीड में है. एक डीड के अंदर एक वर्ड का मीनिंग जो एक बार मान लिया पूरी डीड के अंदर सेम मीनिंग रहेगा अनलेस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कोई डिफरेंट मीनिंग लेने की नीड है. बोलिए आया? अब तो सेम जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाले रूल पढ़े हैं वही आएंगे. वर्ड्स बियर सेम मीनिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. सेम वर्ड्स कैन नॉट हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सेम डॉक्यूमेंट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज. अच्छा, एक डीड में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं. लाइट जा सकती है कभी भी. एक डीड में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब जो डीड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डीड में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं. हो सकता है वो क्लॉजेज आपस में क्या कर जाएं? कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं. तो लॉ बोला अगर डीड के क्लॉजेज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए तो फिर आपको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना चाहिए. और अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो जो क्लॉज पहले आ रहा है वो बाद वाले को ओवरराइड करेगा. उल्टा है, लॉ में था जो बाद में आ रहा है वो पहले को ओवरराइड करेगा. या उल्टा है, या जो पहले आ रहा है वो बाद वाले को ओवरराइड करेगा. क्लियर है? Where two or more clauses in deed or document are inconsistent with each other, then harmonious construction should be adopted. Where it is not possible to harmonize, then clauses appearing earlier in the deed or document shall override the later clauses. बोलिए आया? पार्टली इनवैलिडेट. बताओ, ये हमने पढ़ा है फाउंडेशन में. सर एक कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट लीगल है एक पार्ट इलीगल है, एक पार्ट लॉफुल है एक पार्ट अनलॉफुल है. बताओ पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड होगा या वैलिड होगा? अगर लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल है तो अनलॉफुल पार्ट वॉइड होगा, लॉफुल पार्ट वैलिड होगा. और सेपरेबल नहीं है तो पूरा वॉइड होगा. याद आया? ये तो बहुत बढ़िया याद है आप लोगों को. Where some clauses in deed or document are lawful while other clauses are unlawful, then if lawful part can be separated from unlawful part, then only lawful part will be valid. If lawful and unlawful part cannot be separated from each other, then whole document will be void. बोलिए आया? अच्छा, और लास्ट पॉइंट सर, याद है हमने कॉन्टेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन पढ़ा था कि जो इंटरप्रिटेशन एक बार कर लिया सालों साल वही इंटरप्रिटेशन चलेगा, बार बार आप उस इंटरप्रिटेशन को चेंज नहीं कर सकते. पढ़ा था ना सर? उसी तरीके से अब यहां पर भी रूल है. आज मान लो मेरे और इसके अनुज के बीच में एक लीज डीड बनी 10 साल की और पहले साल में उस डीड का कोई इंटरप्रिटेशन हो गया, तो बोले एक बार जो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा फ्यूचर में वही इंटरप्रिटेशन चलता रहेगा. Interpretation once given
remains effective for further proceeding. Where deed or document between parties has been interpreted by court in a certain way, then such interpretation would also be binding in any other proceeding. That's it. यहां पे आके खत्म होते हैं रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और यहां पर आकर बेटा हमारा खत्म होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. क्लियर है बेटा? एक बार बुक निकाल लीजिए. एमसीक्यूज कर लेना, क्वेरी पूछ लेना. क्वेश्चंस बता रहा हूं कौन कौन से करने हैं. एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा जनवरी 21 अटेम्प्ट का. जनवरी 21 अटेम्प्ट का क्वेश्चन कर लीजिएगा. इस चैप्टर में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं कुछ ज्यादा आपको करा ही नहीं पाऊंगा. सिर्फ एक जनवरी 21 का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है. सिर्फ इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये वाला रूल समझाइए, ये वाला इंटरनल एड समझाइए, ये वाला एक्सटर्नल एड समझाइए. इस बार भी 2 क्वेश्चन थे, दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. फिर भी एक सेफर साइड के लिए कुछ 2-4 क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दे रखे हैं, आपको पढ़ने हो पढ़ लेना. एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करने बोला है, वो आपको डेफिनेटली करके आना है. डन है क्या? चलिए.